क्या चल रहा है? अभी कुछ पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करी? थोड़ी बहुत। हाँ, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। ऐसा क्यों? वाई सो? स्पीड नहीं आ रही? स्पीड विल कम थ्रू प्रैक्टिस ओनली। स्पीड का ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैंने कुछ बता दिया और स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड कम्स थ्रू प्रैक्टिस। अगर अभी ऑन एक्यूरेसी, देखो तुम 10 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेक श्योर 7 8 तो सही होने। फिर जब ये प्रैक्टिस तुम्हारी रेगुलर हो जाएगी और तुम्हारी रीडिंग जब रेगुलर हो जाएगी तो स्पीड ऑटोमेटिक आती है। आप ये समझो, आप जब फर्स्ट डे स्कूटी चलाते हो तो स्पीड आती है। ट्राई टू बैलेंस इट, राइट? बहुत टाइट से आप हैंडल पकड़ के बैठते हो, हाथ में दर्द होने लगता है अगर आप फर्स्ट डे चलाते हो कोई चीज़। फिर एक टाइम आता है, यू बिकम प्रो, वीडियो कॉल भी कर लेते हो स्कूटी पे चलाते चलाते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, दे डू इट लाइक दिस एंड चल रही। तो वो चीज़ फर्स्ट डे तो नहीं आ सकती ना। सेम, फर्स्ट डे तुम गिरो नहीं, यही बहुत है ना? तो फर्स्ट डे आप एक्यूरेसी के आसपास हो, 7 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 10, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। लेकिन जब ये रेगुलर प्रैक्टिस होगी, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, कुछ आप कंसिस्टेंटली जब प्रैक्टिस करोगे, स्पीड विल गेट प्लीज, वो बढ़ जाएगी। लेकिन आप स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी गलत कर दोगे तो इट विल नॉट मेक एनी। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी एक्यूरेसी भी गई। और ऐसी स्पीड का आप करोगे क्या? मतलब इट डजेंट मेक एनी सेंस, यू नो। भाई स्पीड ही स्पीड है, आपके पास एक्यूरेसी डिफरेंट। तो फर्स्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस रेगुलरली। और उसके बाद देखो कि स्पीड आ रही है कि नहीं। रीडिंग अच्छी होगी तो स्पीड आएगी। और रीडिंग अच्छी करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बस इतना सा ही गेम है क्लैट में। क्लैट इज सिंपल पेपर, जिसको भी रीडिंग में इंटरेस्ट, जो जिसने रीडिंग एडिटोरियल संभाल लिए, उसके लिए बहुत रीडिंग से भाग रहा है, आता है, उसके लिए क्लैट नहीं बना है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। कि इफ यू आर अ ट्रू एस्पिरेंट ऑफ क्लैट, यू हैव टू डिवोट सम टाइम इनटू रीडिंग। इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट। आप सोच रहे हो मैं सिर्फ आरसी प्रैक्टिस कर लूँ, सीआर लगा लूँ, रीडिंग ना करूँ, नहीं होगा। लेकिन आप रीडिंग कर रहे हो, साथ में जो क्लास में कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो यू विल बी अनबीटेबल, ये भी गारंटी है। जो भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है उसमें से वन ऑफ इज प्राचिकेट ऑल्सो, सबकी रैंक अच्छी आई है। 100 200 के आसपास, 1 to 200 के बीच तो रैंक अच्छी मानते हैं। ऑल ऑल इंडिया रैंक अगर बोले तो उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, देवर ऑल लाइक जिनको रीडिंग करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके एक एडिटोरियल, दो एडिटोरियल, फिर वो एक आदत बन गई। और उस आदत के साथ साथ में एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट आज मैंने यूज में है। तो क्लैट में इतना ही सिंपल गेम है कि आपको रीडिंग करनी है और साथ में जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं बस। एक्टिवली रीड करना है। कई बार लोग रीड करते हैं लेकिन उन्हें समझ भी नहीं आता कि उन्होंने पढ़ा क्या। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि उन्होंने रीडिंग तो कर ली, एक पॉइंट के बाद वो गायब हो गए। 2 3 पॉइंट्स याद है बाकी। इसका मतलब ये है कि आप एक्टिवली रीड कर रहे हो। ये नींद आने, बट एग्जाम निकालने के लिए किताब है। व्हेन यू आर रीडिंग मतलब यू आर इनटू इट। आपको पता होना चाहिए कि कहानी क्या चल रही है पैसेज में। बार बार वही बोलूंगी, वेरी सिंपल, द ओनली गेम इज रीडिंग। वो सीख गए एक बार करना, तो फिर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है फ्लैट में। एटलीस्ट एलिजिबिलिटी तो आपकी क्लियर हो जाएगी, आपका सीआर आरसी और लीगल तो अच्छा जाएगा। ठीक है? और अभी भी यू हैव टाइम। अगर आप, अब कुछ नहीं हो सकता, साल भर तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ। आप 15
बट आई से कि तुम एसी में बैठोगे तो यू विल गेट रिलीफ। आज का टॉपिक है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? करेक्ट। whatever we derive from premise, whatever we derive from evidence, एविडेंस को देखने के बाद जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट होती है वही क्या है? कंक्लूजन। कंक्लूजन इज अ फाइनल स्टेटमेंट। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बोलते हुए आपका फाइनली कंक्लूजन क्या है। तो व्हेन यू आर सेइंग फाइनली एंड यू आर एडिंग कंक्लूजन टू, तो ये रिडंडेंट है। ये मतलब ये दो चीजें बार बार रिपीट हो रही है। फाइनली क्या सोचा है, ये कंक्लूजन है। अगर आप पूछ रहे हो कंक्लूजन क्या है, तो उसका मतलब क्या है कि फाइनली क्या सोचा है आपने। एग्जैक्टली। कंक्लूजन इज अ फाइनल स्टेटमेंट। लेकिन कुछ लोग डबल डबल बोलते हैं। आपका फाइनली कंक्लूजन, कंक्लूजन इटसेल्फ इज फाइनल। इफ आई एम सेइंग माय कंक्लूजन इज टू परस्यू क्लैट, टू परस्यू लॉ, ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट। फाइनली मेरा कंक्लूजन, ये अजीब है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं आप रिटर्न बैक, तो रिटर्न इटसेल्फ मीन्स टू कम बैक। रिटर्न के साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग बोलेंगे विल यू प्लीज रिपीट अगेन, तो रिपीट इटसेल्फ मीन्स टू स्पीक अगेन, टू से इट अगेन, राइट। उसमें रिपीट और अगेन साथ साथ आने की जरूरत नहीं है, इट्स रिडंडेंट। तो कंक्लूजन इटसेल्फ इज अ फाइनल स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन द गिवन फैक्ट्स एंड एविडेंस। एविडेंस को ही हम सीआर के लैंग्वेज में प्रीमाइस बोलते हैं। एंड प्रीमाइस ऑलवेज लीड्स यू टू अ कंक्लूजन। किसी भी चीज को मल्टीपल फैक्ट्स को देखते हो, उसके बाद अपनी फाइनल स्टेटमेंट देते हो। देखो मैंने जितना देखा है लॉ की फील्ड में, ऑल्दो आई एम नॉट अ लॉयर, बट स्टिल मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं, या जो मैंने लोगों से सुना है, जो मैंने मूवीज में देखा है, कि जज उनको बोलते हैं कि अपनी स्टेटमेंट को कंक्लूड करिए। जैसे मान लो मैं आपसे कुछ मान लेते हैं मेरे क्लाइंट आप हो, और आई एम सेइंग समथिंग इन द फेवर ऑफ, तो उसमें जज में से लास्ट में कहता है कि अपने फाइनल स्टेटमेंट रैप अप कर दीजिए, अब डिसीजन तो मेरे ऊपर है ना। तो एविडेंस ही एविडेंस आप बता रहे हो, फाइनल स्टेटमेंट मिसिंग है, तो भी ये इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या होता था, याद करिए, अ स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ एविडेंस एंड कंक्लूजन, जिसमें प्रूफ भी हो और फाइनल स्टेटमेंट भी हो, वही क्या बनता है आपका आर्ग्यूमेंट। तो कंक्लूजन मैंने आपको पहले प्रीमाइस बता दिया था, ठीक है, इन्फरेंस बता दिया था, कंक्लूजन किसी भी चीज का रिजल्ट, ठीक है। द पॉइंट दैट ऑथर्स इज ट्राइंग टू प्रूव बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स। ऑथर अपनी बात कुछ एविडेंस डालने के बाद ही तो कहता है। आप बताओ, अगर मैं फिर से आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे बाहर रिजल्ट्स लगे हुए हैं कि प्राचिकेत गॉट इतनी रैंक एंड द अंशु गॉट दिस रैंक, ये एविडेंस ही तो है। इन एविडेंस को देखने के बाद ही यू डिसाइडेड कि यू आर गोइंग टू सिट एंड स्टडी हियर, राइट। तो यू विल स्टडी हियर इज द कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द प्रीवियस रिजल्ट्स। तो हम नंबर ऑफ एविडेंसेस को देखने के बाद जो अपनी फाइनल स्टेटमेंट देते हैं वही क्या है, कंक्लूजन है। बात बहुत क्लियर है, बिना एविडेंस के कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। तो प्रीमाइस इज द वन दैट लीड्स यू ऑलवेज टू अ conclusion. Without premise, conclusion is not possible. तो एक बात तो सीधी है, अगर एग्जिस्ट करता है तो मतलब एविडेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, जज जो बैठ के जजमेंट देते हैं किसी केस में, तो क्या पहले दिन ही जजमेंट दे देते हैं? नहीं, they go through a number of facts, right? That number of facts is leading to you a particular conclusion. तो बिना फैक्ट्स के कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड व्हेन द एविडेंस नॉट रिटन और स्टेटेड, इट इज हिडन, तो वो बन जाता है हमारा अजम्पशन। अजम्पशन अगेन इट्स अ हिडन प्रीमाइस एंड इट विल ऑलवेज लीड्स यू टू अ कंक्लूजन। भले आपने मनी मन उसको, आप समझो मेरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं फैक्ट्स को लिखते हैं। जैसे मेरे घर में भी आजकल गाड़ी का डिस्कशन चल रहा है कि कौन सी कार लेनी, तो अराउंड 15 डेज से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। जब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम अलग अलग गाड़ियों के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं,
मेरे ओपिनियंस कुछ अलग हैं, मेरी बाकी फैमिली मेंबर्स के ओपिनियन कुछ अलग हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देयर फैक्ट्स कि मैंने ये गाड़ी देखी, उसका ये फीचर अच्छा है, ये अच्छा है, तो ये गाड़ी ले लेता है। जब उन्होंने मल्टीपल फीचर्स देखे तब उन्होंने क्या बोला लास्ट में कि मुझे लगता है पंच अच्छी है या नेक्सॉन अच्छी है, टाटा की अच्छी है या हुंडई अच्छी है। दे हैव गॉन थ्रू अ नंबर ऑफ फीचर्स एंड एविडेंस, राइट। उसके बाद वो अपनी अपनी जो है आर्ग्यूमेंट को सम अप करते हैं विद अ कंक्लूजन। अगर आप एविडेंस नहीं बोल रहे हो, लेट्स सपोज 4 लोग नहीं बैठे हैं, आप अकेले गाड़ी लेने वाले हो, तो आप अकेले अपने मन में ही तो फीचर्स को देखोगे, दीवालों से बातें करोगे, नहीं नहीं पंच ऐसा है, लेटर सीट्स है, नेक्सॉन, या आप किसी को बोलोगे नहीं, जस्ट आप काइंड ऑफ कर रहे हो ना, मन के अंदर चल रहा है आपके। आप शॉपिंग करने 2 लोग जा रहे हो तो आपस में आप बात कर सकते हो ना कि यार मेरे को ब्लैक टी शर्ट लेनी चाहिए कि ब्लू लेनी चाहिए। तो वो कहेगा या कहेगी, आप अगर गर्लफ्रेंड के साथ गए तो शील से कि यार तुमने ब्लू तुम पे बहुत सूट करता है, तुमने तुमने मेरे बर्थडे पे पहना था तो तुम्हें ब्लू लेना चाहिए। उसने प्रूफ दिया ना आपको कि ब्लू सूट्स यू मोर, इसलिए क्या ले लो, ब्लू। लेकिन अगर आप शॉपिंग करने अकेले गए हो तो क्या ये बात रिमाइंड करने के लिए आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि आप मन में खुद सोचोगे कि यार मैंने श्रेया के बर्थडे पे ब्लू पहना था एंड उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, तो आई गेस आई हैव टू चूज ब्लू। अब ये मन में चल रहा है ना, मन में चल रहा है। आप गए, आपने क्या ले लिया, ब्लू कलर ले लिया। अब जब आपसे जब तक कोई पूछेगा नहीं कि आपने ब्लू क्यों लिया, क्या आप बताने वाले हो, नहीं। तो वही एविडेंस जो अभी तक आप 2 लोग डिस्कस कर रहे थे, अब वो एविडेंस आप अकेले मन में इसको डिस्कस कर रहे हो अपने, तो वही क्या बन गया आपका assumption. It is hidden but it is leading to the blue color of t-shirt. Again वहां पर आपकी फ्रेंड साथ में थी, उसने आपको एविडेंस दिए एंड देन यू चूज ब्लू। तो दोनों ही केस में कंक्लूजन क्या आ रहा है, ब्लू। एक में आप एविडेंस को डिस्कस कर रहे हो, मतलब स्टेट कर रहे हो, और दूसरे में इट इज हिडन। लेकिन अगेन हिडन है तो क्या हुआ, प्रूफ तो प्रूफ होता है। कई बार ऐसा होता है, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, पीजी वगैरह में रहते हैं उनके साथ बहुत कॉमन सी चीज है, एक रूम 2 लोग शेयर कर रहे हो, दोनों अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, आपकी कोई चीज गायब हुई है और आप मन में क्या सोच रहे हो कि ये इसने ही लिया है। क्या आप बोलना चाहते हो उससे ये चीज, नेक्स्ट टाइम से आप और सिक्योर हो जाते हो कि भाई 1-2 बार चीजें गायब हो चुकी हैं, बोलने जाएंगे तो लड़ाई होगी, कोई प्रूफ भी नहीं है मेरे पास, तो इससे बेटर है अपनी चीजें अलमीरा में रखो। यही तो होता है, हम उससे नहीं बोलने जाते हैं, लेकिन हम एक कंक्लूजन पे जरूर पहुंचते हैं क्या, कि हमें अपनी अपने वैल्यूएबल थिंग्स को अलमीरा में लॉक करके रखना चाहिए। अब ये जो मन में जो आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, ये आप बताने वाले तो, लेकिन अगेन ये आपको कंक्लूजन तक पहुंचा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, assumption. Anything, any evidence that is leading you to a conclusion is a premise. If that premise is written or stated, ठीक है, तो वो तो सिर्फ premise है। लेकिन when it is hidden, it's up to you only, तो वो क्या बन जाता है, assumption। लेकिन बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी premise के कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। ऑथर भी अगर अपनी बात को प्रूव कर रहा है, इफ यू से you'll see here, तो प्रूव बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स, तो वो भी नंबर ऑफ फैक्ट्स का यूज कर रहा है अपने पॉइंट्स को प्रूव करने। ओपिनियन, पोजीशन और जजमेंट रीच्ड आफ्टर कंसीडरिंग द गिवन फैक्ट्स और प्रीमाइस। ये चीजें आप जीवन में एविडेंस को देख करके डिसाइड करते हो, सारी चीजें क्या हैं, कंक्लूजन है। अगर मन के अंदर डिसाइड कर लिया, फैक्ट्स मन ही मन देख लिया, इंट्रोस्पेक्ट कर लिया कि नहीं ठीक है, तो वो क्या बन गया, अजम्पशन। और अगर आप किसी को पॉइंट आउट करवा रहे हो कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब ये कंक्लूजन है, तो ये क्या है, नॉर्मल फैक्ट है, या फिर हम उसको प्रेमाइज भी कह सकते हैं। प्रेमाइज इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट बनता ही एविडेंस की वजह से है, और जब एक ही स्टेटमेंट में एविडेंस भी हो और साथ में कंक्लूजन भी हो, तो वो आपकी कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है। कैसी आर्ग्यूमेंट है, कंप्लीट का मतलब एक ही चीज है कि भाई एविडेंस भी एक जगह रखा हुआ है, कंक्लूजन भी एक जगह रखा हुआ है, ये दोनों चीजें एक ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सामने वाले के लिए। एक चाकू मिला, ब्लड से सना हुआ, उसमें फिंगरप्रिंट्स लेट्स सपोज आपके थे, प्रूव हो गया, तो कह सकते हैं कि चाकू कभी ना कभी तो आपके हाथ में आया है, तो मतलब मारा तो आपने ही है।
तो एक ही स्टेटमेंट में एविडेंस भी है, कंक्लूजन भी है, तो सॉरी कंक्लूजन भी है और एविडेंस भी है, तो वो पूरा क्या है? आर्ग्यूमेंट। सिर्फ एविडेंस है, यू आर रीचिंग टू अ कंक्लूजन, तो वो प्रीमाइस है। जब वो एविडेंस छुपा हुआ है, यू आर अगेन इट इज लीडिंग टू योर कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन तभी एग्जिस्ट करेगा जब एविडेंस एग्जिस्ट करेगा। एविडेंस छुपा हुआ है तो असम्पशन, एविडेंस सामने है तो वो प्रीमाइस। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, क्योंकि दीज आर द बेसिक टर्म्स जिनका सीआर में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। अभी हम सिर्फ बेसिक ही कवर कर रहे हैं, अभी तो पैसेज तक हम पहुंच भी नहीं। अच्छा, थर्ड क्लास है आई गेस, थर्ड फोर्थ सीआर की नहीं, सिर्फ सीआर की पूछ, सीआर की तो थर्ड क्लास, हम थर्ड टॉपिक पे हैं आज। तो स्पीड हमारी अच्छी है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ क्लियर हो रही है तो इट्स वेरी गुड। इस हफ्ते टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीक से हम पैसेज प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है कंक्लूजन में तो आप बताओ मुझे। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर से लिखा है, इफ योर फ्रेंड टेल्स यू अबाउट अ न्यू मूवी which is based on a novel by a famous author and the main actor in the movie will be सलमान खान। एक कोई मूवी आ रही है जो किस पे बेस्ड है? फेमस नॉवल पे, मतलब नॉवल की पॉपुलैरिटी पहले से ही दुनिया में है। जिस नॉवल पे बेस्ड है उस नॉवल की पॉपुलैरिटी पहले से ही दुनिया में है। साथ में उसमें एक्टिंग कौन कर रहा है? सलमान खान, विच इज अगेन अ पॉपुलर एक्टर। And then he goes on to add that he is sure this movie is going to be a super hit। उसने पहले आपको दो एविडेंस दिए कि नॉवल पे बेस्ड है, वो नॉवल कैसी है? फेमस है। साथ में सलमान खान जी उसमें एक्ट कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सन जो कैसे हैं, बहुत पॉपुलर है। तो अब वो दे रहा है कि मूवी कैसी होने वाली है। समझ में आया? एविडेंस के बिना कंक्लूजन पॉसिबल। Now this opinion is derived from the given facts, thus the conclusion is that movie is going to be a super hit। कोई भी बात चाहे कैसी भी हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, अगर वो किसी एविडेंस पे बेस्ड करती है तो वो क्या है? आपका कंक्लूजन है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इफ जॉन बीट्स जेन अ सिंगल चेस गेम on a possible conclusion is that he is a better chess player। किसी मैच में लेट्स सपोज जॉन ने जेन को हरा दिया, तो वो एक प्रूफ है कि जॉन ने हराया है। तो क्या उस केस के लिए जॉन बेटर प्लेयर नहीं बन गया? कांग्रेस की पार्टी कितनी भी पुरानी हो, इस समय गवर्नमेंट किसकी चल रही है? बीजेपी की चल रही है। तो हम अभी तो कह सकते हैं कि कांग्रेस से बेटर क्या है? बात सिंपल सी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करें तो, ठीक है। अगर एक ही मैच वो हारा है, भले एक मैच उसने हराया है जेन को, लेकिन फॉर दैट पर्टिकुलर मैच जॉन इज बेटर प्लेयर देन जेन, इज एज सिंपल एज दैट। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ अपने क्लास का एग्जाम्पल। हमारे क्लास में 3 लड़के थे, मयंक, अनुभव एंड अंकित। तीनों ही टॉपर थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनमें से किसी न किसी को आना था हमेशा, ठीक है। हम लोगों की रैंकिंग 4, 5, 6 ऐसे हुआ करती थी, बट टॉप 3 तो यही थे। और हम लोग कोई कंपटीशन भी नहीं था, मतलब वी वर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब हमें थोड़ा सा स्कूल में ग्लैमर चाहिए होता था कि मतलब प्रिंसिपल तक नाम पहुंचना चाहिए, मतलब यू नो काइंड ऑफ पीपल। आपने देखा होगा हर स्कूल में दो टाइप के क्राउड होता है। एक वो क्राउड होता है जिसको सिर्फ मार्क्स से मतलब है, एक वो क्राउड होता है जिसको सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, सारे बच्चे सिर्फ नाम से जानते हैं। तो मैं सेकंड वाले क्राउड में थी। आई वॉज एंड आई वॉज डैम गुड इन को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो डिबेट हो या कुछ भी हो, मतलब वट एवर द बैच होल्डर भी थी मैं। तो मुझे आज भी मेरी प्रिंसिपल नाम से जानती हैं टिल डेट, जबकि इतने साल हो गए मेरे को स्कूल छोड़े हुए, ठीक है। कभी रास्ते में मम्मा मेरी मिल जाती हैं किसी टीचर, तो यार लाइक हाँ ये पल्लवी की मदर। ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है अपने आप में। भाई इतना बड़ा शहर है, उसमें आपकी मम्मी जा रही है, कोई टीचर मिलने आ रहा है उनसे कि अच्छा पल्लवी कैसी है, क्या कर रही है, तो दैट मीन्स कि आपका कुछ तो ऑरा रहा ही होगा ना। कभी तो इतने सालों बाद वो अभी भी तुमसे पूछ रही हैं चीजें मम्मी से मेरी। तो वो 3 जो टॉपर थे उसमें से क्या था, सबको पता था कि एक इंसान ऐसा जो रट के पास होता है, लेकिन टॉप तो करता ही है ना। तो कभी जैसे मयंक सेकंड पे आया, अनुभव फर्स्ट पे आ गया, तो मयंक वॉज क्वाइट डिलीजेंट एंड इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन, जिसको अंदर से उसके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग थे।
प्रोग्रामिंग में ही वॉज वेरी गुड, मैथमेटिक्स में ही वॉज वेरी गुड। तो समझ में आता था कि यार ये ना इसका अपना एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, ठीक है। दूसरा जो बंदा था अंकित, ही यूज टू काइंड ऑफ मगअप बहुत अच्छा कर रहा है, रटने में बहुत एक्सपर्ट था, क्वेश्चंस भी को मैथ्स के रट डाले वो, इतना रटने में एक्सपर्ट। लेकिन थर्ड आया है, सेकंड आया, तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जिस टाइम अनुभव फर्स्ट आया है और मयंक सेकंड आया, तो हम कह सकते हैं कि अभी कौन बेटर है पढ़ने में? अनुभव। अंदर की बात मैं समझ रही हूँ कि यार नहीं, उसके लॉजिक्स ज्यादा शार्प है, लेकिन प्रूफ क्या कह रहा है कि अनुभव ने टॉप करा है, तो अच्छा कौन है पढ़ने में? इट इज वेरी सिंपल। दुनिया तो सिर्फ प्रूफ देखती है। एक ऐसा इंसान जिसने 10 साल तैयारी करी है आईएएस की, वो बहुत इंटेलिजेंट है बट वो नहीं बन पाया आईएएस, और एक करंटली एक आईएएस है, आप किसको तरह रिस्पेक्ट करोगे? प्रूफ। वैल्यू किसकी है? प्रूफ की। अगर आप नॉलेजेबल हो देन प्रूव इट, तभी हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आप सुपर हिट हो। अगर आपको लॉ करना है, आप बहुत अच्छे हो, क्लैट क्वालिफाई कर लिया आपने, तो हम मानेंगे कि आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी जो बहुत अच्छे लॉयर है, शायद वो वन ऑफ द एनएलयूज में से नहीं है, बट दे आर अ गुड काइंड ऑफ पर्सन इन देयर ओन लाइफ, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रूफ। प्रूफ एक्सिस्टेंस नहीं है। आपने देखा होगा आपके पीटीएम में हमेशा, अगर पीटीएम्स वगैरह आपकी होती होंगी, तो एक टीचर बहुत कॉमनली एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है, चाहे तो कर सकता है। सुना होगा शायद, आप लोगों को भी रिसीव हुआ होगा, नहीं मिला तुम्हें? किसी किसी को मिला है ये वाली बात कि बहुत अच्छा है बच्चा आपका, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, चाहे तो बहुत अच्छा कर सकता है? ये सब क्या है? ये उतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जो इस बात पे टीचर पहुंच जाए कि आपका बच्चा कैसा है, बहुत अच्छा है। वो लैक ऑफ एविडेंस है। अगर अभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे होते तो वो कहता ना कि बहुत अच्छा आपका बच्चा पढ़ रहा है, मार्क्स कैसे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो वो भी क्या कह रहा है कि पोटेंशियल तो बहुत है, चाहे तो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन किया नहीं है। तो अगर एविडेंस कम है तो कंक्लूजन देखो कैसा होगा, वीकेंड होगा। जितना स्ट्रांग प्रूफ उतना स्ट्रांग, जितना कमजोर आपका उतना ही वीक क्या बनेगा आपका, ठीक है। देखो ये चीज ना सिर्फ पैसेज पे एक्ट करती है। जब बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं आरसी टाइप के, उसमें कुछ वर्ड्स आ गए से देयर है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कंक्लूजन कहीं आसपास ही लिखा हुआ है। ये बस एक काइंड ऑफ आपके हेल्प पर सा ना, आप वो के पढ़िएगा। बेसिकली हम जब पैसेज पढ़ते पढ़ते एक ऐसे जोन में चले, माइंड पैसेज का इंफॉर्मेशन रिसीव करना बंद कर देता है। माइंड 2 घंटे में इतने सारे पैसेज आपको पढ़ने हैं, कब तक माइंड एक्टिव रहेगा? अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं, तो जहां पर ऐसे वर्ड्स आ जाएं, देयर फोर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, बिकॉज, विच मीन्स दैट, इट फॉलोज दैट, तो आपको थोड़ा सा मेंटली एक्टिव हो जाना है कि यहीं आसपास कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस करेंगे, दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एलिट ऑल्सो, ठीक है, और क्लैट की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। दोनों ही कंक्लूजन हो सकते हैं और नहीं, कोई एक हो सकता है या फिर लिखा है, मैं एक करके बताती हूँ आपको। द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन जाफरा एंड बॉम्बे विल बी रिड्यूस टू 280 किलोमीटर बाय सी। अगर हम जाफरा से बॉम्बे जा रहे हैं, जो कितना है, 900 किलोमीटर है अभी, अगर हम उसको कैसे बाय रोड ना जा करके बाय सी जाते हैं, तो हमारी 280 किलोमीटर की जर्नी कम हो जाती है। दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ ₹7.92 crores पर एनम ऑन फ्यूल। दूरी कम हो गई तो फ्यूल भी कितना का लगेगा, कम लगेगा। तो पूरे साल का फ्यूल जो बच रहा है वो है 7.92 करोड़ का फ्यूल हम सेव कर पाएंगे। पहला कंक्लूजन है, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड। सेकेंड इज, फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। नहीं, सेकेंड वन इज करेक्ट। किसने बोला? सेकेंड इज करेक्ट।
ट्रांसपोर्ट बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड, ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। और यहाँ पर बात किस केस की हो रही है? जाफरा टू बॉम्बे। तो हम ओवरऑल नहीं बोल सकते कि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड, नहीं। ये सिर्फ एक केस में पॉसिबिलिटी है। कौन से केस में? जब हम जाफरा टू बॉम्बे जा रहे हैं और सी से जा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। ये ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन नहीं होगा, सिर्फ सेकंड होगा कि फ्यूल क्या करना चाहिए, हमें सेव करना चाहिए। ठीक है, इमोशनल नहीं होना है। सीआर का सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशन। इमोशन जहां आपने डाल दिया कि हाँ ठीक है ये कम हो रहा है मतलब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, आप फंस जाओगे। बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना है कि ये सिर्फ कौन से केस की बात कर रहा है। साफ साफ मेंशन्ड है, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर्स बाय रोड बिटवीन जाफरा एंड बॉम्बे। सिर्फ एक केस की बात, वो कौन सा केस है? जाफरा टू बॉम्बे। उस केस में ऐसा हो रहा है, ओवरऑल बात नहीं हो रही है, तो ओवरऑल कंक्लूजन भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक केस का एविडेंस दिया है। जब एक केस का एविडेंस दिया है तो हम क्या ओवरऑल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लोग बोलते हैं आजकल लड़कियां बेटर होती हैं लड़कों से, लड़के बहुत परेशान करते हैं पेरेंट्स को, लेकिन किसी एक केस में ऐसा हो सकता है ना। लोग अपना ओपिनियन जेनेरिक ओपिनियन बना लेते हैं कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़के तो वैसे होते हैं। अरे आपका केस गलत निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब वैसे ही हो जाएंगे। हम बोलते हैं ना, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, नहीं सब लड़के ऐसे नहीं होते, ये सच है। एक स्पेसिफिक केस को देख करके आप पूरे जेनेरिक ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, वेरी बैड। तो यहाँ सेम चीज है, ये हमारा अब है क्या, एक तो हम लोग वैसे भी इंडिया के लोग हैं, ऊपर से यूपी से, तो हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं लोगों को लेकर के। कोई एक केस गलत हो गया, अब सब ऐसे ही होता है। आपके घरों में भी बोला जाता होगा, सिर्फ मेरा घर स्पेशल नहीं है, तो वैसे ही है। एक केस की बात करी, दिमाग ने ऑटोमेटिकली क्या बना, ट्रांसपेरेंट सी जो है कैसा रहता है, चीपर है। वी कांट से दिस, एक केस की बात हो रही है। अब लोग बोलते हैं सलमान खान बहुत अच्छा एक्टर है, तो उसकी हर मूवी हिट क्यों नहीं जाती फिर तो सारी जानी चाहिए। तो हम एक ही केस में एक ही की बात करेंगे ना यार। अगर हम ओवरऑल जेनेरिक बात कर रहे हैं तो हम गलत है, हम सीआर के स्टूडेंट हैं ही नहीं फिर, बैड। एक केस सामने है, सिर्फ उस पर ही फोकस करना है, अपने एंड से कुछ भी नहीं सोचना है। अब लिखा है द बुक जेड इज द ओनली बुक विच फोकसेस इट्स अटेंशन टू द पॉवर्टी इशू इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1980। मतलब 1950 और 1980 के बीच में वो इकलौती book में किसके बारे में बात हो रही है? पॉवर्टी के बारे में। पहला कंक्लूजन, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। No other books deal with poverty in India during 1950 to 1980. सेकेंड, क्वेश्चन नहीं है ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि बुक प्रेजेंट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आंसर इज सेकेंड। करिए, अपने आप करिए, सॉल्व करिए। लिखा है द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। पहला कंक्लूजन, व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज फास्ट concentration of wealth in certain pockets of population takes place. The national income is unevenly distributed in India. Which one is correct? एक सही है। क्वेश्चन को समझो पहले क्या है। कह रहे हैं कि जो परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम है शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इज इंडिया इज 35। इसका मतलब क्या है कि जो है पूरा जो परसेंटेज है वो प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। तो एक चीज़ तो फॉलो करेगी, वो क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। नहीं, ऊपर लिखा तो है बेटा, शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड।
हाँ, तो ये इसी फैक्ट पे ये मेंशन हो रहा है, ऊपर डेटा दिया हुआ है। नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। तो मतलब बाकी लोगों का क्या, उनको तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ही तो मिला है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड। फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट कह रहे हैं कि व्हेन द इकोनॉमी ग्रोस फास्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स, ये तो फालतू का पॉइंट है। आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट करिए। ध्यान से पढ़ो, ध्यान समझने की कोशिश करो बेटा। एक एग्जांपल आपको देंगे हम। अगर आप एक ही रूम के अंदर कूलर, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सब रखोगे, तो कमरा छोटा है कि सामान ज़्यादा है? फिर से सोचिए, ये जो ऑफिस वाला पार्ट है, अगर वो भी इसी रूम में शिफ्ट कर दें उस जगह पे, वहाँ हर सर बैठे हो, वहाँ दोनों मैम बैठी हो, कंप्यूटर रखा हो, काम कर रही हैं, आप यहाँ पर क्लास कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे मम्मी से कि मम्मी कोचिंग बहुत छोटी है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं? क्या कह रहा है? द कैबिनेट ऑफ स्टेट एक्स took certain steps to tackle the milk glut in the state as the cooperative and government dairies failed to use the available milk। मतलब ये है कि एक शहर है, मान लेते हैं, वहाँ मिल्क का प्रोडक्शन है मतलब भर का, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट डेयरीज हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो उस मिल्क को हैंडल नहीं कर पा रही हैं। पहला केस, मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा है। दूसरा केस, या मेरे पास टेक्नोलॉजी की कमी है कि हम दूध को यूज़ नहीं कर पा रहे। सेकेंड वन, द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज इन स्टेट एक्स आर नॉट इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज टू हैंडल सच एक्सेस मिल्क। भाई अमूल का क्या क्या आता है? अमूल कूल भी आता है, अमूल लस्सी भी आती है, अमूल बटर भी आता है, अमूल का गार्लिक बटर भी आता है, अमूल का वाइट ब्रेड वाइट बटर भी आता है, येलो बटर भी आता है, कितना कुछ आता है। ये क्यों आ रहा है इतना सब कुछ? उनके पास मशीनरी अच्छी है तभी तो बना पा रहे हैं। अगर मशीनरी अच्छी ना हो तो वो भी ये कहेंगे मेरे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सेकेंड वन। समझ में आ रहा है? क्योंकि कंफ्यूजन हो रही तो आप बताओ मुझे। पक्का? दोनों ही गलत है। अभी मैं अगर आपको डांट दूं तो इसका मतलब क्या है? हेट यू, या फिर यू आर नॉट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स? ठीक है। यस, ए इज करेक्ट। साफ साफ कह रहा है, a recent survey report, it has been stated that those who undertake physical exercise for at least half an hour a day are less prone to have any heart ailments। जो एक्सरसाइज करते हैं वो कंपेरेटिवली उनको कम हार्ट अटैक्स आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन,
Moderate level of physical exercise is necessary for leading a healthy life. Second is, all people who do desk bound jobs definitely suffer from heart ailments. पता है 9 से 8 बजे से उसके पहले आप एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद कर लो. हाउ कैन यू से दैट कि जो लोग कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं सबको हार्ट अटैक ही होने वाला है? तो ऑफकोर्स ये गलत है. फर्स्ट वन इज करेक्ट. ध्यान से करिएगा, बहुत से लोग गड़बड़ी कर. यस, बोथ. ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस. नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर. तो मतलब क्या है? जिनको बुलाया गया उनको सबके पास क्या है? स्वीट वॉइस. दोज सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट अलाउड. ठीक है. ये अच्छा क्वेश्चन है. फिर से पढ़ो. साफ साफ लिखा है, इन अ वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200. आउट ऑफ दीज 160 रन्स आर मेड बाय स्पिनर्स. तो पूछा है 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स. तो फर्स्ट तो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा. तो ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर. मेंशन ही नहीं किया गया तो हम कह भी नहीं सकते. दोनों ही नहीं होंगे. चेंज हो रहा है. सुबह शाम मौसम भी चेंज हो गया है, हल्की सी ठंड होने लग गई है, प्लस बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है. बी, सेकेंड वन ना, मतलब हाँ करेक्ट है. Will be very difficult for the governments of developing countries to provide its people decent quality of. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो रिसोर्सेज. बोथ आर रॉन्ग. सबका है, बोथ आर रॉन्ग. प्राइम have now become as well as viewers of television. Of increasing the readership of newspaper should be devised. No. बात ये हो रही है कि टीवी देखने वाले लोग पढ़ रहे हैं.
Second, a team of experts should be sent to other countries to study the impact of TV on readership of news. दोनों ही क्या है, गलत है। ये दो अलग अलग प्रोसेस है बेसिकली, हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, और दिया भी नहीं है। जो चीज़ दी नहीं है उसको हम नहीं मेंशन कर सकते, गलत है। सीआर में कुछ चीज़ें इसीलिए अच्छी हैं, आपको अननेसेसरली माइंड नहीं लगाना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए। दोनों ही गलत है। आ रहा है आपका रिया, हो रहे हैं क्वेश्चन। यस, बोथ आर करेक्ट। आ रहा है बेटा, हो रहा है आपका। अंकित नाम है ना आपका? अर्जुन, हाँ सॉरी। हो रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से। आपको ही करना है। डन। क्वेश्चन, ऑप्शन। बाकी लोग, लेट्स वेट फॉर अदर्स ऑल्सो, हाँ। एवरीवन, आंसर इज सी। एक्सप्लेन करना है। करेक्ट है।
क्या होगा? एक बार फिर से पढ़ी। पढ़ लिया। बी इज करेक्ट। ये साफ साफ मेंशन्ड है, कह रहा है कि prosperity is a driving force behind increases in the release of carbon dioxide. The main cause of global warming as income rise, more people spend money on energy consuming devices such as cars, thereby producing more carbon dioxide. Also in countries that experienced deep economic recessions that were steep drops in carbon dioxide. जिनके पास पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पे ज़्यादा है। अब सोमालिया में तो नहीं होगा ना कार्बन एमिशन ज़्यादा। वहाँ पे लोग ढंग से खाना, मिट्टी के बिस्किट्स खाते हैं, क्ले के। देखा है कभी आप लोगों ने? कभी नहीं देखे? सोमालिया देखा है ना? हाँ। क्या कह रहे हो? पुअर कंट्री है एक्चुअली। पॉइंट ये है कि जो कंट्री की कम से कम आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अब समझ जाओ क्या वहाँ की हाल। वहाँ के बच्चों को देखोगे ना, तुम्हें खाना वेस्ट करना बंद कर दो, लिटरली बता। ऐसे लोग हैं वहाँ पे। मैल न्यूट्रिशन। बहुत बुरा लगता है। खाना ही नहीं है। इसलिए मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो मिट्टी के बिस्किट खा रहे थे। ये नहीं होती है ये वाली, ये लोग क्या बेटा? बहुत बुरा लगता है लिटरली। मतलब अगर आप ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे ना, देखेंगे ना, तो आप खाना वेस्ट करना बंद कर देंगे। आपका अंदर से मन ही नहीं करेगा कि हाँ ये इतना खाना वेस्ट हो रहा है। लोग शादियों में देखो कितना प्लेट में ओवर डालते हैं खाना। देखा है? मैंने बहुत देखा है। फिर वो इतना इतना खाना वो किसी के खाने लायक नहीं है। लेकिन सोचो लोग उसमें भी निकाल के खाते हैं। इतने लोग अभी नहीं है जो अफोर्ड कर पाते हैं क्लीन फूड। हमें मिलता है तो हम वैल्यू नहीं करते। करिए।
पढ़ लिया बेटा? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपसे कहा था। याद आया? मीठा खाने से नहीं होती है, स्ट्रेस से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है पहले, उसके बाद लोग डायबिटिक्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब आप इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि आपका जो पेनक्रियाज है वो पूरा इंसुलिन ले लेते हैं खाना को हजम करने में, और जब इंसुलिन कम हो जाता है तो फिर आपको डायबिटीज़ हो जाता है। स्ट्रेस इज़ द वन की फैक्टर फॉर द डायबिटीज। नहीं, एक बार और पढ़िए। आस पास हो आप आंसर के, आंसर नहीं पहुंच। वेरी क्लोज टू द आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट ईटिंग चॉकलेट कैन कॉज एक्ने। Indeed, many people who are susceptible to acne report that, in their own experience, eating large amounts of chocolates is invariably followed by an outbreak of that skin condition. जब मैं चॉकलेट बहुत खाई तो मैं क्या आ गया? एक्ने। बट द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट वो जो है वो ये है कि आपने चॉकलेट खाई क्यों। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ बहुत फ्रिक्वेंटली होता था कि जब मैं सोकर के उठती थी दोपहर में या शाम में, जब सो गए रात में मेरी आँख खुल गई तो उस टाइम मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती थी। है किसी के साथ ऐसा केस कि रात में आँख खुली 12:30 1 2 बजे तो आप कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है? होता है आप लोगों के साथ? खुलती है कभी आँख नहीं खुलती है? होता है तुम्हारे साथ ऐसा? होता है मोस्टली लोगों को। मैंने देखा है जिस कि हम रात में आँख खुल गई तो मन करता है कुछ मीठा मिल जाए खाने के लिए। अब यहाँ पर सेम चीज़ है। उन्होंने बोला मैम हमने चॉकलेट खाई बहुत सारी और हमें ना एक्ने आ गया। मुद्दा ये है कि आपने इतनी चॉकलेट खाई क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मांग रही थी, तो फुलफिल द नीड, आपने खाया। आपकी बॉडी चॉकलेट मांगती ही तब है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो। देखो क्या लिखा है,
जैसे बहुत से लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हम स्मोक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा बड़ा स्ट्रेस वाला काम है, बड़ा हमें स्ट्रेस होता है तो हम स्मोक करके हमें अच्छा लगता है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो ऑफिसेज होते हैं उनके नीचे स्मोकिंग बहुत होती है, देखा होगा आप लोगों ने। ये मैं कुछ नया नहीं बोल रही हूँ। जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उनके नीचे कुछ हो ना हो दुकान जरूर होती है चाय और सिगरेट की। और उनसे अगर पूछो तो स्ट्रेस, टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, बॉस गालियां दे रहा है, तो उसका असर कम कौन कर रहा है? सिगरेट। मतलब वो सिगरेट अपनी मर्जी से पीना नहीं चाहते हैं, उन्हें स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसको कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? सेम क्वेश्चन कह रहा है कि हमने चॉकलेट्स खाई बहुत सारी और हमें एक्ने आ गया, तो डॉक्टर यहाँ पर कह रही है इट इज लाइकली दैट कॉमन विजडम हैज मिस्टेकन एन इफेक्ट फॉर अ कॉज। ये वही बात है, हमने मीठा खाया नहीं फिर भी हमको शुगर हो गई। मीठा खाने से शुगर नहीं होती है, स्ट्रेस से होती है। वही चीज यहाँ पर है कि लोग कॉमनली इस चीज में गलती कर रहे हैं कि चॉकलेट खाने से क्या निकल रहा है? एक्ने। बट द प्रॉब्लम इज several recent scientific studies indicate that hormonal changes associated with stress can cause, and there is good evidence that people who are fond of chocolate tend to eat more chocolate when they are under stress. स्ट्रेस होता है, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो आपकी बॉडी और डिमांड करती है किस चीज़ की? चॉकलेट की। उस स्ट्रेस में उसको अच्छा फील होता है। अब ज़्यादा खा लिया, उसको तो स्ट्रेस का ध्यान नहीं है, ध्यान किस चीज़ का है कि हमने चॉकलेट बहुत खाई थी, तो क्या हो गया? एक्ने हो गया। कंक्लूजन क्या निकलेगा फिर? ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स इज मोर लाइकली टू कॉज स्ट्रेस देन इट इज टू कॉज ब्रेकआउट्स ऑफ एक्ने। स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? और उससे हो रही है एक्ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द मेन द आर्ग्यूमेंट? हमें आर्ग्यूमेंट का मेन पॉइंट बताना है, वो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट करिए। एक सेकेंड, गलत ऑप्शन। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इट इज डी। इट इज लेस लाइकली दैट ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चॉकलेट कॉजेज एक्ने देन द बोथ द चॉकलेट ईटिंग एंड द एक्ने आर कॉज्ड बाय। हम चॉकलेट इसलिए ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस हो रहा है, और स्ट्रेस से हमें क्या हो रही है? एक्ने। मतलब चॉकलेट का कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है किस चीज़ के? एक्ने के। स्ट्रेस हो रहा है इसलिए चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, इसीलिए आपको पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपने चॉकलेट ज़्यादा खा ली है इसलिए आपको क्या हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है, स्ट्रेस हुआ मतलब हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हुआ, दैट हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट इज लीडिंग टू द एक्ने, और वही जो स्ट्रेस है वो आपको मन आपका क्या कर रहा है खाने का? चॉकलेट। डी इज करेक्ट, सॉरी। आप लोग क्लैट का पेपर दे रहे हो, और कौन कौन सा दे रहे हो? एलिट इसी साल दे रहे हो ना आप पेपर? सब लोग इस साल वाले ही बैठे हो ना आज? आपका नेक्स्ट ईयर है, और आपका सिर्फ आपका ही नेक्स्ट ईयर। तो एलिट की कुछ क्लासेस, सॉरी, एनालिटिकल रीजन। बट इंग्लिश में तो अलग आती है ना थोड़ी सी, इसमें फुल ऑफ वोकैब्स एंड ग्रामर, वो कराना होगा अभी। उसमें कुछ भी नहीं हुआ है अभी आप लोगों का।
फिर से रीड करिए। कॉटन थे। ग्रोथ विल वर्स करे। दिस विटिलियागो ना, इसमें तो धूप लगना तो इट्स इम्पोर्टेंट। कॉटन के कपड़े पहन, कवर्ड मिल जाते हैं बहुत आराम से। ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, डोंट मेक वर्स। शर्ट्स आती हैं छोटे छोटे गले की, बस यहाँ पे स्कार्फ डाल लिया करो। स्टोल आते हैं ना छोटे वाले, अब उनको 2 बार राउंड करो तो ये पूरा कवर हो जाएगा, इट विल लुक कूल ऑल्सो द सेम। और टी शर्ट्स पहन ले, टी शर्ट यहाँ तक मिल जाती है। डोंट वेयर दिस। में प्रॉब्लम हो रही है मुझे तुम्हें देख के, अच्छा लग रहा है, जलन हो रही है। हाँ मैं समझ। डोंट वियर दिस अगेन। हाँ, जो कॉटन के स्टोल्स आते हैं मिल जाते हैं मैक्स में भी और बाकी जगह भी। कॉटन के स्टोल्स आते हैं, उनको आप राउंड करके डाल लो तो वो गले की स्किन के लिए भी अच्छा है, और ये प्रॉब्लम भी, धूप भी नहीं लगेगी। चाहो तो इसको और एक बटन। रेस्टोरेंट बिजनेस वेस्ट मोर एनर्जी देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द यूनाइटेड स्टेट। कौन वेस्ट कर सबसे ज़्यादा? ओके, nearly 80% of the $10 billion spent on energy by the restaurant industry each year is squandered by the use of inefficient equipment. At the same time, approximately 70% of restaurants in US are small businesses that are usually too cash poor to invest in energy efficient technology. Okay? क्वेश्चन है, बताना है। आप लोगों ने सी होगा आंसर ना, मैं कह रही हूँ आंसर इज डी। द रिप्लेसमेंट ऑफ इनएफिशिएंट इक्विपमेंट प्रेजेंट्स द लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी सेविंग्स फॉर द रेस्टोरेंट। पैसा मेनली जा कहाँ रहा है? तो आंसर क्या होना चाहिए फिर आपका सी कैसे आया? ठीक है, पर हम लोग वोकैबलरी करेंगे। और ये सबका सही होना चाहिए, सबसे आंसर चाहिए।
व्हाट्स द आंसर गाइस? चलो साथ में हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। Due to high jet fuel costs, airline carriers are looking for new ways to increase revenue and thereby counteract declining profits. क्या मतलब हुआ बताइए आप लोग। Airline has proposed increasing the number of passengers that can fit on its airplanes by creating several standing room समझते हैं? सीट। अगर 5 सीटर कार है और आप 6 लोग बैठोगे तो यू विल नॉट से कि देयर इज नो सीट फॉर यू, विल से देयर इज नो रूम फॉर यू। ठीक है, तो वो क्या क्रिएट करना चाहेंगे? स्टैंडिंग रूम, जहाँ पे लोग खड़े होकर भी जा सकते हैं। इन विच पैसेंजर्स वुड बी propped against a padded backboard and held in place with a harness. This proposal, since it relates to passenger safety, cannot be implemented without prior approval by फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। आप स्टैंडिंग रूम्स तो बना दोगे, लेकिन अगर वो सेफ नहीं हुए तो वो आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर पाओगे। तो फिर कंक्लूजन क्या बनेगा हमारा? The addition of standing room only seats will generate more revenue than the cost of ensuring that these seats meet safety standards. मतलब जितना पैसा वो लगा के स्टैंडिंग रूम्स क्रिएट करेंगे और श्योरिटी लेंगे, उससे अच्छा वो क्या कर सकते हैं? सीट्स को बढ़ा करके भी क्या कर सकते हैं? अपने रेवेन्यू को मेंटेन कर सकते हैं या फिर अपने प्रॉफिट रेशियो को बढ़ा सकते हैं। देखा है ना, द एडिशन ऑफ स्टैंडिंग रूम ओनली सीट्स will generate more revenue than the cost of ensuring that these seats meet safety standard. क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड भी तो चेक कराना है ना उन्हें, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आपने कहा था सी, द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द एडिशन ऑफ सेफ स्टैंडिंग रूम ओनली सीट्स इज ग्रेटर देन द करेंट कॉस्ट। आंसर इज ए। कैसे होगा? कुछ भी तो होगा ना, ये व्हाइट बोर्ड।
टुडे विल डू सम इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। इडियम्स और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में डिफरेंस होता है। टेरिटोरियल्स में क्या होता है, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस यूज हो जाते हैं और वो मीनिंग को पूरा चेंज कर देते हैं। तो विल डू सम इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। देखते हैं उनकी मीनिंग्स क्या है। इडियोमैटिक इज इट विजिबल? विजिबल है कि नहीं? नहीं है ना उतना अच्छा? दिख रहा है? फर्स्ट है ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन। डोंट नो व्हाई इट इज नॉट सेलेक्टिंग, हैव एनी आइडिया? ब्लैक सेलेक्ट नहीं हो रहा है। करूँ? ये ब्लैंकेट बैन इज टोटल बैन, मीन्स कंप्लीटली बैन। जैसे गुजरात में अल्कोहल, बिहार में अल्कोहल कैसा है? ऑन पेपर इट इज कंप्लीटली बैन। ओके। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन इंडिया, ठीक है, इट्स कंप्लीटली बैन। अब वही है, लोग नियम, सरकार नियम बना सकती है, हम बैठे हैं तोड़ने के लिए। दैट्स वेरी बैड, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली बैन। नेक्स्ट लिखिए ओल्ड सॉल्ट। ओल्ड सॉल्ट, कभी कभी ओल्ड सॉल्ट भी आता है, कभी कभी ओल्ड हैंड भी आता है। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस। का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो ऑपोजिट मैंने आपको क्या बताया था? अ पर्सन हु इज नॉट एक्सपीरियंस, अ मैच्योर, दैट इज न्यूबी, रूकी, नोवाइस, नाइव, टायरो। दीज वर्ड्स, ग्रीन हॉर्न, वेट बिहाइंड ईयर्स, ये सारे वर्ड्स। देखिए ड्रम्ड अप चार्जेस। ड्रम्ड अप चार्ज, चार्जेस का मतलब होता है फेक चार्जेस। फेक, फेक चार्जेस, झूठे इल्जाम किसी पे लगाए गए हैं। या फिर आप बोल सकते हो कॉइंड स्टोरीज, मनगढ़ंत चीज, कॉइंड स्टोरीज। या फिर स्ट्रीमी स्टोरीज। मुझे याद है एक इंटरव्यू में बोला था विराट कोहली ने अबाउट रवि तेजा, दैट ही ऑलवेज, ऑलवेज यूज टू कॉइन द स्टोरीज हमारे ग्रुप में। हमारे जामनगर में ये वाली पीपल पे वो वाली भूत आ रहती है। तो आपने सुना होगा शायद, ये इंटरव्यू बहुत फेमस भी हुआ था। तो दैट इज कॉइनिंग, मतलब आप अपने हिसाब से अपनी कोई कहानी बना लेते हैं। स्ट्रीमी स्टोरीज भी कहते हैं, कॉइंड स्टोरीज भी कहते हैं। इसके लिए इडियम भी है, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। स्टोरी
ये सारी चीज़ें आपको तभी ज़रा फायदेमंद अगर आप रीडिंग करेंगे, सिर्फ लिख के छोड़ देंगे तो दिस विल नॉट हेल्प। नेक्स्ट लिखिए, गो गेटर्स। गो गेटर्स। गो गेटर्स वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से ऊपर बढ़ते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी, शाहिद कपूर। ये लोग ये बॉलीवुड में बहुत टाइम से, बहुत कभी बैक स्टेज डांसर रहे हैं, कभी कैसे, आज ही इज़ अ सुपरस्टार। तो वैसे ही गो गेटर्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु गेट्स हाई पोजीशन इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ देयर ओन सक्सेस। अपनी मेहनत के बलबूते वो आगे बढ़े हैं। देखिए, दैट इज गो गेटर्स। गो गेटर्स टू राइज इन करियर बाय द हार्ड वर्क। अपने करियर में आगे बढ़ें क्योंकि मेहनत करी उन्होंने, ना कि कोई गॉड फादर मिल गया उन्हें। नेक्स्ट लिखिए, स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर ऑफ द मोमेंट, SPUR लिख दूं? स्पर ऑफ द मोमेंट, SPUR ऑफ द मोमेंट। स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है इमीडिएट, वेरी इम्पल्सिव। मतलब तुरंत मैंने बोल दिया कि मैं अर्जुन सिंह सॉन्ग, तो दिस इज स्पर ऑफ द मोमेंट। एकदम अचानक से मैंने कुछ बोल दिया करने के लिए, तुरंत, इमीडिएट, अचानक, मतलब इम्पल्सिव डिसीजन था थोड़ा सा। समथिंग दैट इज डन विदाउट प्लानिंग। बोलते ना, हम लोग ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, फिर एकदम से हुआ कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, और आइसक्रीम खाते मसूरी निकल गए। हुआ है मेरे घर में, दैट्स व्हाई आई कैन रिलेट विद दिस। मेरे मामा जी बोले, सहारनपुर में ही थे, सहारनपुर से मसूरी थोड़ा दूर नहीं है, पास में ही है। तो वी वर लाइक आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जब 10 किलोमीटर हो गया तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है, चलो बातें हो रही कार में। जब 15 15 हुआ, पहुंचा कार में, तो मम्मी वॉज लाइक कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फिर मामा जी बोलते हम लोग मसूरी जा रहे हैं। तो दैट इज क्वाइट इम्पल्सिव डिसीजन, पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट प्लानिंग। कोई कपड़े वपड़े कुछ नहीं मेरे पास, कोई शॉर्ट्स में बैठा था, कोई कैपरी पहने हुआ है, कोई कैसे, कार में तो सब ऐसे ही जाते हैं ना, रात में आइसक्रीम खाने निकल गए, ऐसे ही हम मसूरी चले जा रहे हैं। तो दैट डिसीजन इज क्वाइट पर ऑफ द मोमेंट जो लिया गया। नेक्स्ट लिखिए, बैक रूम मीडिएटर्स। बैक रूम मीडिएटर्स। बैक रूम मीडिएटर। इसकी कहानी समझने के लिए आपको अपने घर के आसपास देखना होगा। जैसे हमारे पेरेंट्स, लेट्स सपोज मुझे कहीं जाना, मैंने पापा को मना लिया कन्विंस के लिए, पापा मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। अब पापा ने अगर मम्मी से डिस्कस कर लिया जाना है, मेरे घर का नाम है, एंड मम्मी चेंज करा दिया, रात भर में क्या कहानी बता दी नहीं पता, नेक्स्ट डे पापा पलट गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो हुआ जिनका कंक्लूजन चेंज हो गया। तो जो लोग दिखते नहीं है सामने और डिसीजन को चेंज करने की पूरी पावर रखते हैं, वो लोग कौन होते हैं? बैकरूम मीडिएटर्स। वो होती है हमारी मदर्स। पापा को भले ही ऑन फ्रंट फुट पे कंट्रोल नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल किसका है? सबके घर में होता होगा, मुझे लगता है। तो दीज मदर्स आर बैकरूम मीडिएटर्स। जैसे सोनिया गांधी जी के लिए कहा जाता था सब कांग्रेस के टाइम पे कि मनमोहन सिंह सब सामने दिखाई देते हैं, मनमोहन सिंह जी सब सामने दिखाई देते हैं, असली दिमाग कौन लगा रहा है? सब बोलते थे, इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी कितना आता था। तो दैट इज बैक रूम मीडिएटर्स, द पावरफुल पीपल, और वो बैक स्टेज रह के ही सारा कुछ कहानी चेंज कर देता है। बैक स्टेज पीपल हु प्ले अ ग्रेट रोल इन द डिसीजंस। मम्मियों से अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। आपके घर में भी होता होगा ऐसा यार, तो खैर अजीब है। मेरे
नो, कोल्ड शोल्डर। क्या होता है कोल्ड? काइंड ऑफ सही हो, लेकिन टू बी इन डिफरेंट। जैसे मैंने रिया को बहुत हेल्प किया है, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो रिया ने मुझे क्या दिखा दिया? कोल्ड शोल्डर। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, शी इज़ इन डिफरेंट विद मी। ठीक है, तो वही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बिहेवियर विच शोज अनफ्रेंडलीनेस। ठीक है, और ये इंटेंशनली होता है। ऐसा नहीं है कि रिया का अंदर से बड़ा मन कर रहा था लेकिन वो ना, इंटेंशन ये जो है होता ही है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। कैसा होता है, क्या लगता है आपको? इंटेंशनली होता है। आप किसी को जानबूझकर मदद नहीं कर रहे हो, जस्ट टू प्रोवाइडिंग अ कोल्ड। अलग की बात है, जब आपका इंटेंट, तभी कोल्ड शोल्डर है ये। आपका मन, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने थोड़ा सा मेरे से पैसे मांगे, लेट्स सपोज उस टाइम मुझे, मेरे पास भी नहीं थे, तो हो सकता है उसको लगा हो कि मैं, ये मुझे ना कोल्ड शोल्डर दे रही, बट एक्चुअली इट वाज नॉट फ्रॉम माय साइड। व्हेन इंटेंशनली आई एम डूइंग समथिंग, देन आई एम गिविंग अ कोल्ड शोल्डर टू समवन। नेक्स्ट लिखिए, क्विजी साइलेंस। क्विजी, QUEASY, क्विजी सॉइल, QUAS, क्विजी साइलेंस। Why it is squeezy silence? Squeezy का तो फील करना। It's a kind of awkward situation, awkward stable silence। चुप्पी नहीं है कि आपको सुकून मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हो। People are silent not because they are the one who love peace. They are silent due to something has happened। भाई जिसकी वजह से सब क्या है, शांत है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रेड मिस्ट इन, रेड मिस्ट, मिस्ट MIST, रेड मिस्ट। कभी कभी सिर्फ रेड मिस्ट भी होता है, कभी कभी रेड मिस्ट इन द रूम भी होता है, दोनों तरीके से आ सकता है। कभी कभी सिर्फ रेड मिस्ट आता है, दोनों इज अ फीलिंग ऑफ रेज, फीलिंग ऑफ गुस्सा, गर्मा गर्मी का माहौल। ठीक है, जैसे पेरेंट्स के बीच में भी कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, अब घर में घुसो तो कैसा होता है माहौल, दैट इज रेड मिस्ट इन द रूम। तो रेड मिस्ट इज अ काइंड ऑफ, ये इट्स अ, यू नो, एज का जो रेज का जो इन्वायरमेंट होता है, लड़ाई झगड़े का, हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स का, दैट इज रेड मिस्ट। लिख लीजिए मीनिंग, एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ रेज। और कई बार ये ट्रिगर होता है ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। पेरेंट्स की लड़ाई मोस्टली फ्रस्ट्रेशन के थ्रू ही होती है। पापा विल बी लाइक, अब तुम दिन भर करती क्या हो घर में, मम्मी इज लाइक, एक दिन करके देख लो, यही तो होता है।
पता चल जाएगा क्या करते हैं दिन भर हम घर में। तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉमन है, लेकिन ये बड़ी बड़ी लड़ाइयों को ट्रिगर करती है। इससे कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है? इन्वायरमेंट ऑफ रेज, या फिर गर्मा गर्मी का माहौल। ठीक है, भाई आप लोगों ने एक रील देखी होगी बहुत वायरल, ये 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी? देखा है? तो कहता है 10 का है तो 10 का ही मिलेगा, का तो मिलेगा नहीं। यार नहीं नहीं, बहुत गर्मी हो रही है आप में, बोलता है ना, तो दैट गर्मी इज व्हाट? रेड मिस्ट। ठीक है, हमेशा अपने वर्ड्स को आसपास के माहौल से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो ये मेरी गारंटी है आप इनका एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। हम वोकैब को जब सिर्फ मीनिंग से याद करते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब वो हमें 10 मिनट भी याद नहीं रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ वोकैबुलरी। एक वर्ड है जो किसी ना किसी इमोशन से जुड़ा हुआ है। अगर उसके पीछे की इमोशनल रीजनिंग हमें नहीं पता है, तो हम उसे कभी भी याद नहीं रख सकते लंबे वक्त तक। समझ में आ रही बात? तो यही रीजन है, आपने 500 वर्ड्स वोकैब के पढ़ तो जरूर लिए, लेकिन आते आपको 50 भी नहीं है। किसे वर्ड पढ़ा और उसकी मीनिंग बता दी गई। मीनिंग बताने से याद नहीं होता। रिले अभी अभी अब मैंने याद दिलाया कि मम्मी पापा के बीच में ऐसे आप सब दिमाग में, अब आप नहीं भूलोगे इनको until and unless आपकी खराब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ये लास्ट है आज का, दैट इज टिल द काउ रिटर्न्स। टिल द टिल द काउ रिटर्न्स। आप लोगों ने वो मूवी देखी है रक्षाबंधन? उसमें वो कहती है कि लाला जी शादी कब करेंगे? कहता है कि जब मेरी बहनों की हो जाएगी मैं कर लूंगा। यही तो कहता है। कह रहा है ये बहन है तुम्हारी, एक इतनी मोटी है, एक इतनी डल है, एक एक तो मतलब ही नहीं किसी चीज से। इनकी शादियां कभी होंगी ही नहीं, ना इनकी कभी होगी, ना मेरी तुमसे होगी। यही तो बोलती है वो उसमें। बिल्कुल वही है टिल द काउ रिटर्न्स, मतलब नेवर। मैंने बोला कि जस्ट वेट फॉर मी टिल द काउ रिटर्न्स, आई विल बी बैक, मतलब मैं कभी वापस आने वाली नेवर। अब कॉपी बंद कर दीजिए। अब देखती हूँ कितना आपको रिटेंशन हो रहा है। ओके, बंद कर दो बेटा कॉपी, बंद कर दो। पहला वर्ड स्पर ऑफ द मोमेंट, अचानक से, विदाउट प्लानिंग। ठीक है, रेड मिस्ट, गर्मा गर्मी का माहौल, रेज। नेक्स्ट इज क्वीजी साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस। बैकरूम मीडिएटर्स, these are backstage people who have great power to influence the decision. Go getters, हाँ, they get rise in their career due to their own hard work. और कौन सा किया? till the cow returns, never. okay. और drummed up charges, हाँ, fake charges, streamy stories, point stories, cock and bull story. और कौन सा वर्ड था लास्ट? हाँ, cold shoulder, किसी को जानबूझ करके आप अनफ्रेंडली आप बिहेव कर रहे हो। कोल्ड सॉल्ट, एक्सपीरियंस, ब्लैंकेट, याद है? नेक्स्ट क्लास के पूछूं, लास्ट क्लास के? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोगैमिस्ट? मोनो, पर्सन हु बिलीव, गैमिस, पॉलीगैमी, पर्सन इज मैरिज या वाइफ, altruist, a person who believes in care of others.
Misanthropist, a person who hates mankind. Okay, what is a, give me a word for कंजूस people. Miser, a person who lacks in courage, हिम्मत नहीं है उनके अंदर. चिकन हार्टेड, पुसिलैनिमस. ठीक है, कोई और कंजूस बताइए थोड़े से. स्टिंजी, फ्रूगल, क्लोज फिस्टेड एंड पार्सिमोनियस. अ पर्सन हु इज नॉट मैच्योर. गिव मी अ फ्रेजल वर्ब फॉर दैट. greenhorn. And one idiom for that, wet behind the ears. कान का कच्चा होना हिंदी में कहते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? wet behind the ears. We'll be doing some I guess figure of speech करेंगे, एग्जाम में आता है. ठीक है, थैंक यू.